नमस्कार, वीकेबी न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश, प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया की जमानत याचिका पर 11 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि शरद पवार के निवास के बाहर एमएसआरटीसी कर्मियों के प्रदर्शन के पीछे किसी अदृश्य ताकत का हाथ हो सकता है। उनका इशारा भाजपा की ओर माना जा रहा है। तो राज्य मंत्रिमंडल ने महावितरण को 15 जून तक बिजली खरीदने की अनुमति दे दी है। उधर बच्चों के टीकाकरण में बीएमसी फैमिली डॉक्टरों का सहारा लेने जा रही है। इसी बीच आयकर विभाग ने शिवसेना नेता यशवंत जाधव की मुंबई में 41 संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया पर आईएनएस विक्रांत के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने उन्हें आज पूछताछ के लिए तलब किया तो उन्हें डर हुआ कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, इसीलिए उन्होंने कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की है। लेकिन इस याचिका पर कोर्ट 11 अप्रैल को सुनवाई करेगा। एक अधिकारी ने कहा कि पिता किरीट सोमैया और बेटे नील को थ्रोम्बे थाने में जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा गया है। पुलिस मुलुंड ईस्ट में उनके घर पर उन्हें सम्मन जारी करने के लिए गई, लेकिन वहाँ ताला लगा था। पूर्व सैनिक बबन भोसले की शिकायत पर किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ कथित तौर पर आर्थिक गड़बड़ी का मामला दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रेहाना शेख ने कहा कि किरीट सोमैया और नील सोमैया के खिलाफ धारा 420, 406 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद राउत ने बुधवार को भाजपा सांसद सोमैया पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि एक अभियान के तहत आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए लोगों से लगभग 57 करोड़ रुपए एकत्र किए गए थे। ये फंड सरकारी खजाने में जमा नहीं किया गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि रांकापा प्रमुख शरद पवार के निवास के बाहर एमएसआरटीसी कर्मियों के प्रदर्शन के पीछे किसी अदृश्य ताकत का हाथ हो सकता है। भाजपा पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन लोगों की साजिश है जिनकी आंखों में महाराष्ट्र में शिवसेना रांकापा कांग्रेस की एमवीए गठबंधन सरकार खटक रही है। संजय राउत ने कहा कि पवार के निवास पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बिल्कुल पता लगाया जाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। शिवसेना नेता ने कहा कि सरकार ने एमएसआरटीसी हड़ताल के समाधान के लिए सारे कदम उठाए एवं चर्चा की। कर्मचारियों की करीब सारी मांगे मान ली गई, लेकिन अभी कोई अदृश्य ताकत माहौल बिगाड़ने का प्रयत्न कर रही है। जो कुछ हुआ वैसी हरकत के लिए एक समूह को उकसाया जाता है। बता दें कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के 100 से अधिक कर्मियों ने शुक्रवार दोपहर को यहां पवार के घर के बाहर प्रदर्शन किया और कुछ भी मदद नहीं करने का आरोप लगाया। इस आकस्मिक प्रदर्शन से पुलिस भी चकित थी। राउत ने यह भी कहा कि जब पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तब उन्होंने उनके साथ जिस तरह व्यवहार किया वो लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुकूल नहीं था। रांकापा अध्यक्ष शरद पवार के दक्षिण मुंबई स्थित सिल्वर ओक आवास के सामने प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने 107 लोगों के खिलाफ दंगा करने और साजिश रचने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। प्रदेश में बिजली की स्थिति गंभीर होने की आशंका के बीच किसानों और उद्योगों की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के अनुसार राज्य में बिजली उत्पादन और उपलब्धता की स्थिति बहाल होने तक महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी को राज्य मंत्रिमंडल ने 15 जून तक बिजली खरीदने की अनुमति दे दी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य में कुल बिजली खपत का 87% बिजली वितरण महावितरण करती है और राज्य में बिजली की सबसे ज्यादा मांग 28,489 मेगावाट तक पहुंच गई है। पिछले वर्ष से बिजली की मांग में 8.2% बढ़ोतरी का अनुमान है। अतिरिक्त बिजली खरीदने की अनुमति मिलने के बाद माना जा रहा है कि जून तक बिजली की मांग करीब 30,000 मेगावाट तक जा सकती है। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि ऊर्जा विभाग ने लोड शेडिंग को टालने के लिए कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड कंपनी के साथ 760 मेगावाट बिजली खरीदने का करार किया है। मंत्रिमंडल ने बिजली खरीदने का पूरा अधिकार महावितरण कंपनी को दे दिया है। इस पर 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिजली खरीदने के लिए अब मंत्रिमंडल की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य में बिजली कटौती नहीं होने दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि महावितरण सीजीपीएल कंपनी से 4.50 रुपए से 5.50 रुपए प्रति यूनिट की दर पर महाराष्ट्र को बिजली मिल सकती है, जबकि पावर एक्सचेंज से 10 से 12 रुपए प्रति यूनिट की दर पर बिजली उपलब्ध हो सकती है। बच्चों के लिए टीकाकरण में बीएमसी अब फैमिली डॉक्टरों का सहारा लेने जा रही है। इन फैमिली डॉक्टरों के जरिए बीएमसी बच्चों के अभिभावकों को वैक्सीन लेने की सलाह देगी। बीएमसी के अनुसार मुंबई में 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण अभियान को शुरू हुए लगभग 1 महीना होने जा रहा है और अभी तक सिर्फ 11% बच्चों का ही टीकाकरण हुआ है। इनका टीकाकरण कम होने की प्रमुख वजह
अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति है। इसे दूर करने और टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। दरअसल मुंबई में 18+ समूह का 100% टीकाकरण हो चुका है, लेकिन 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण कछुए की रफ्तार से चल रहा है। अब तक इस समूह के बच्चों को वैक्सीन की 44,000 से अधिक खुराकें दी जा चुकी है। बीएमसी की कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मंगला गोमारे ने बताया कि बच्चों का टीकाकरण कम होने की कई वजह है। इनमें से प्रमुख वजह वैक्सीनेशन को लेकर उनके पेरेंट्स में बनी शंकाएं हैं। इन्हें दूर करने के लिए अब फैमिली डॉक्टरों का सहारा बीएमसी ले रही है, क्योंकि अभिभावकों को अपने फैमिली डॉक्टर पर सबसे ज्यादा भरोसा रहता है। बच्चों के टीकाकरण को लेकर शिक्षा विभाग से भी चर्चा की गई है। शिक्षा विभाग से उन बच्चों की सूची मंगाई गई है जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं ली है। इसके अलावा निजी स्कूलों को भी कहा गया है कि वे अपने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को वैक्सीन के प्रति जागरूक कर बच्चों के टीकाकरण के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। आयकर विभाग की कार्रवाई को देख राजनीतिक हलकों में भारी बेचैनी है। ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग ने कल शिवसेना नेता यशवंत जाधव की मुंबई में 41 संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। टैक्स चोरी के आरोप में जाधव पर यह एक्शन लिया गया है। इससे पहले शिवसेना नेता के घर और दफ्तर पर भी इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे थे। बताते चले कि जाधव वही नेता है जिनके पास से मिली एक डायरी में मातोश्री के आगे 2 करोड़ लिखा हुआ था। आयकर विभाग बीएमसी की स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष यशवंत जाधव की करीब 41 संपत्तियां कुर्क की है। जब्त हुई संपत्तियों में बांद्रा में 5 करोड़ रुपए का एक फ्लैट भी शामिल है। इसके अलावा भायखला में 31 फ्लैट और बांद्रा में 5 करोड़ रुपए के 2 फ्लैट भी अटैच किए गए हैं। आयकर विभाग की ये पिछले 1 साल में ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। भायखला के बिलखाड़ी चेंबर्स बिल्डिंग में स्थित 32 फ्लैटों को आयकर विभाग ने जब्त कर लिया है। जाधव की पत्नी यामिनी जाधव भायखला से विधायक भी है। शिवसेना के पूर्व पार्षद और नागरिक निकाय की स्थायी समिति के अध्यक्ष जाधव के पास से आयकर विभाग को एक डायरी मिली थी। इसमें उन्होंने रिहायशी बिल्डिंग में किराएदारी से मालिकाना हक हासिल करने के लिए 10 करोड़ के भुगतान का जिक्र किया था। साथ ही इस डायरी में मातोश्री को 50 लाख रुपए की घड़ी और 2 करोड़ रुपए देने की बात भी लिखी गई थी। बताते चले कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित घर का नाम मातोश्री है। हालांकि यशवंत ने पूछताछ के दौरान कहा कि मातोश्री का मतलब उनकी अपनी माँ से है। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। भारत में भी कोरोना वायरस ने एक बार फिर अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कोरोना की चौथी लहर जून महीने के दौरान अपने चरम पर होगी। इसी बीच केरल में 19 वर्षीय युवती की मौत हो गई है। माता पिता का आरोप है कि मौत की वजह कोविशील्ड का टीका है। उन्होंने 10 करोड़ रुपए बतौर मुआवजे की मांग की है। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन 14 अप्रैल को होगा। इसी दिन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। वहीं काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर धधकती चिताओं के बीच नगर वधुओं ने रात भर नृत्य किया। सदियों पुरानी इस परंपरा से काशी ने देश दुनिया को संदेश दिया है कि मोक्ष की इस नगरी में जीवन और मृत्यु दोनों ही उत्सव है। उधर केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि हिट एंड रन सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को सड़क सुरक्षा फंड से तत्काल 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। पड़ोसी देश चीन के बाद अब भारत में भी कोरोना वायरस ने एक बार फिर अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कोरोना की चौथी लहर जून महीने के दौरान अपने चरम पर होगी। वैज्ञानिकों के अनुमान अब शायद सही साबित होता दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार की ओर से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना रोधी टीके की बूस्टर डोज लगाने संबंधी अनुमति दिए जाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात वायरस के नए XE वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। इसके साथ ही देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत 4 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने केरल, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और मिजोरम में कोरोना के मामलों को काबू में रखने के लिए अभी से ही एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को चिट्ठी लिखकर आगाह किया है। उन्होंने कहा कि चिंताजनक स्थिति वाले क्षेत्रों की नियमित निगरानी और लगातार कार्य अहम है। किसी भी तरह की लापरवाही महामारी प्रबंधन को लेकर अब तक मिली सफलता शून्य कर सकती है। चिट्ठी में राज्यों को 5 सूत्रीय रणनीति अपनाने की सलाह दी गई है, जिनमें जांच, पता करना, इलाज, टीकाकरण और कोविड-19 अनुकूल व्यवहार शामिल है। केरल में 19 वर्षीय युवती की मौत हो गई।
माता पिता का आरोप है कि मौत की वजह कोविशील्ड टीका है। उन्होंने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और 10 करोड़ रुपए बतौर मुआवजे की मांग की है। इस पूरे मामले में उन्होंने कोविशील्ड निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बिल गेट्स बतौर सीरम पार्टनर और भारत सरकार के औषधि महानियंत्रक को आरोपी बनाया है। कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और सरकार का पक्ष जाना है। पठान मथिट्टा के जीन जॉर्ज और उनके पति साबू सी थॉमस ने याचिका में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को 28 जुलाई 2021 को कोच्चि के अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कोविशील्ड का टीका लगाया गया था। याचिकाकर्ता की बेटी नोवा साबू को 2 अगस्त से सिर दर्द और 5 अगस्त को पेट में दर्द था। 7 अगस्त को बीमार और निष्क्रिय होने पर उसे कोझनचेरी के MGM अस्पताल ले जाया गया, जहां एक एंटीजन परीक्षण निगेटिव आई और सिर दर्द और बुखार के लिए उसका इलाज किया गया। इलाज से नाखुश माता पिता नोवा के तिरुवल्ला के पुष्पगिरी मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां बिगड़ती हालात के बीच 12 अगस्त को उसकी मौत हो गई। वजह थी थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जो कोविशील्ड टीका के बाद दुर्लभ दुष्प्रभाव की स्थिति है। याचिका में कहा गया है कि यूके के अध्ययन से पता चलता है कि 18 से 48 वर्ष की आयु के लोगों में प्रति मिलियन खुराक में 20.3 लोगों को यह दिक्कत हो सकती है। भारत के अभी तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन 14 अप्रैल को होगा। इस दिन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। यह म्यूजियम दिल्ली के 3 मूर्ति एस्टेट में बना है। इसमें अब तक के सभी 14 भारतीय प्रधानमंत्रियों की जीवनी और उनके कार्यकाल में हुए विशेष योगदान का उल्लेख किया जाएगा। इस विशेष अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देवेगौड़ा भी आमंत्रित रहेंगे। इस संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने संग्रहालय और इसकी उपलब्धि को लेकर कहा, भले ही इसमें भाजपा के एक प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी शामिल हो, मगर भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान देश के लिए महत्वपूर्ण है। सभी का सम्मान होना चाहिए। पहले इस संग्रहालय का उद्घाटन 25 दिसंबर को किए जाने की योजना थी। इस दिन दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है और इसे सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसके बाद अगली तारीख 26 जनवरी तय की गई, मगर इन दोनों ही तारीखों पर उद्घाटन नहीं हो सका। इस संग्रहालय को बनाने की मंजूरी वर्ष 2018 में दी गई थी। यह संग्रहालय करीब 10,000 वर्ग मीटर भूमि पर बना है और इसे बनाने में करीब 271 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें भारत के अब तक के सभी 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों से जुड़े संग्रह प्रदर्शित किए जाएंगे। इन्हें डिजिटल डिस्प्ले के तहत दिखाया जाएगा। काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर धधकती चिताओं के बीच नगर वधुओं ने रात भर नृत्य किया। सदियों पुरानी इस परंपरा से काशी ने देश दुनिया को संदेश दिया है कि मोक्ष की इस नगरी में जीवन और मृत्यु दोनों ही उत्सव है। नवरात्रि की सप्तमी की रात परंपरा के अनुसार बाबा महाश्मशान नाथ के दरबार में देश भर से आई नगर वधुओं ने घुंघरुओं की झनकार के साथ भीगी पलकों से प्रार्थना की। उन्होंने कलंकित जीवन से मुक्ति के लिए गीत गाए। एक तरफ पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित कर गम परिजन थे, तो दूसरी तरफ नृत्य संगीत करती नगर वधुएं। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए काशी ही नहीं, देश के कोने कोने से शिव भक्त पहुंचे थे। मणिकर्णिका घाट पर बाबा महाश्मशान नाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार 14वीं सदी के उत्तरार्ध में राजा मानसिंह ने कराया था। बाबा का मंदिर बनने के बाद उल्लास के अवसर पर गीत संगीत के लिए कोई आगे नहीं आया, तो नगर वधुओं ने संदेश भिजवाया कि वो आना चाहती है। संदेश पाकर राजमान सिंह प्रसन्न हुए। उन्होंने रथ भेजकर नगर वधुओं को महाश्मशान पर बुलवाया। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि उत्तरवाहिनी गंगा के किनारे धधकती चिताओं के बीच नगर वधुएं बाबा मसान नाथ से प्रार्थना करती है कि अगला जन्म यदि फिर बेटिया का ही मिले तो हे प्रभु, ऐसा कलंकित जीवन मत देना। इसके साथ ही जन्म के कलंक और पाप से भी मुक्ति दे देना। केंद्र सरकार ने हिट एंड रन सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को तत्काल आर्थिक सहायता मुहैया कराने का पुख्ता इंतजाम कर दिया है। इसके तहत एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया गया है। यह समिति मृतकों के आश्रितों को सड़क सुरक्षा फंड से तुरंत 2 लाख रुपए का मुआवजा दिलाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की मदद की जाएगी। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 5 अप्रैल को सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिया है। केंद्रीय समिति सड़क दुर्घटनाओं एवं इससे जुड़े मामलों की जिला स्तर पर ऑनलाइन निगरानी भी करेगी। मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित वर्धन स्थायी समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव, 3 बीमा कंपनियों के CMD, सड़क सुरक्षा के निदेशक सहित कुल 10 सदस्य होंगे। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा फंड बनाने का प्रावधान कर दिया गया है। इसमें बीमा कंपनियां लाभ का कुछ
अंश देगी। समिति मोटर दुर्घटना स्कीम 2022 के तहत हिट एंड रन मामलों के पीड़ितों को समय पर मुआवजा दिलाने की भूमिका निभाएगी। समिति ये सुनिश्चित करेगी कि फंड में पर्याप्त धनराशि बनी रहे। जमीनी स्तर पर योजना को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 30 अप्रैल तक जिला सड़क सुरक्षा कमेटियों के गठन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कमेटी सड़क सुरक्षा से जुड़ी सभी गतिविधियां हर महीने की वेब पोर्टल पर डालेगी। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। आतंक के खिलाफ भारत का एक और करारा प्रहार। केंद्र सरकार ने लश्कर ए तैयबा के संस्थापक एवं 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को आतंकवादी घोषित कर दिया है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने इमरान खान के भारत प्रेम पर कहा है कि वे वही क्यों नहीं चले जाते। वहीं राजनीतिक और सैनिक सत्ता के गंभीर दबाव से दूर पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने इस बार आवाम की बात की है। तो उधर भारत को धमकाने के बाद अमेरिका अब सफाई दे रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत को ऐसी कोई चेतावनी हमारे NSA ने नहीं दी है। इसी बीच इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति काफी चर्चा में है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से भी ज्यादा उन्हें आई हुई है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। केंद्र सरकार ने लश्कर ए तैयबा के संस्थापक एवं 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को आतंकवादी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन से यह जानकारी सामने आई है। अधिसूचना के मुताबिक 46 वर्षीय हाफिज तलहा सईद भारत और अफगानिस्तान में भारतीय हितों को निशाना बनाने के लिए लश्कर ए तैयबा में आतंकियों की भर्ती करने, धन जुटाने और हमलों की साजिश रचने तथा इन्हें अंजाम देने के कृत्यों में सक्रिय रूप से शामिल है। इसमें कहा गया है कि वह पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा के विभिन्न ठिकानों का भी नियमित रूप से दौरा करता है और भारत, इजराइल, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद छेड़ने का आह्वान करने वाले बयान देता है। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले का सरगना हाफिज सईद था। इस हमले में 167 लोग मारे गए थे। उसे कुछ साल पहले इसी कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था और वर्तमान में वह पाकिस्तान में आतंकवाद संबंधी आरोपों में जेल की सजा काट रहा है। भारत लगातार हाफिज सईद की हिरासत की मांग करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उसे सौंपने से इनकार कर दिया है। लश्कर ए तैयबा 26/11 के हमलों के अलावा भारत में कई घातक हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। इनमें से ज़्यादातर हमले जम्मू कश्मीर में हुए हैं, जिनमें पिछले कुछ वर्षों में कई नागरिक और सुरक्षा बल मारे गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने भारत की तारीफ करने पर प्रधानमंत्री इमरान खान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें भारत इतना पसंद है तो वे पाकिस्तान को अकेला छोड़कर वही क्यों नहीं चले जाते। दरअसल एक दिन पहले ही इमरान खान ने अवाम को संबोधित करते हुए भारत की शान में कसीदे पढ़े थे। इमरान ने कहा था कि भारत हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। आज दुनिया में उसकी धाक बढ़ रही है क्योंकि भारत खुददार कौम है। कभी किसी की ज़रूरत नहीं है कि वह ऐसी बात करे। किसी सुपर पावर की भी हैसियत नहीं है। भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीदने जा रहा है। यूरोपीय संघ के राजदूतों ने पाकिस्तान को चिट्ठी लिखकर रूस के खिलाफ बयान देने को कहा था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि ऐसी चिट्ठी भारत में लिखते। भारत से मुझे काफ़ी इज्जत और प्यार मिला है। हालांकि मुझे बहुत अफसोस है कि आरएसएस की विचारधारा और कश्मीर में जो किया उसके कारण हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है। जवाब में मरियम ने कहा कि भारत के विभिन्न प्रधानमंत्रियों के खिलाफ कुल 27 अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए हैं और किसी ने भी पीएम इमरान की तरह देश के संविधान का शोषण नहीं किया है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी केवल 1 वोट से हार गए और सरकार से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके ठीक उलट आप वो है जिसने संविधान और देश को बंधक बना लिया है। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ के फैसले को पाकिस्तानी इतिहास में मील का पत्थर माना जा रहा है। ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय असेंबली यानी संसद के उपसभापति कासिम सूरी और राष्ट्रपति आरिफ अलवी के फैसलों को अवैध ठहरा दिया। इसी के साथ उसने अविश्वास प्रस्ताव और राष्ट्रीय असेंबली को बहाल कर दिया। कासिम सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति देने के बजाय प्रधानमंत्री के इशारे पर उसे खारिज किया था।
उसके बाद राष्ट्रपति ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया और अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय असेंबली भंग कर दी थी। आमतौर पर पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय पर राजनीतिक और सैनिक सत्ता के गंभीर दबाव पड़ते रहे हैं, पर लगता है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। अदालत की सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया गया और इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी किसी तरह की गड़बड़ी की कोशिश नहीं की। इसलिए इस फैसले को पाकिस्तान की राजनीति और संस्थाओं में आती परिपक्वता का संकेत माना जा रहा है। बेशक इमरान ने अविश्वास प्रस्ताव रोकने के लिए सारे राजनीतिक हथकंडे अपनाए और अमेरिका की साजिश की कहानी गढ़कर सहानुभूति जुटाने की कोशिश की, पर न सेना ने प्रकट रूप से कोई हस्तक्षेप किया और न ही इमरान को पिछले प्रधानमंत्रियों की तरह हटने को मजबूर किया। हालांकि अभी तक पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री न तो अपना कार्यकाल पूरा कर पाया है और न ही विपक्ष के नेता की भूमिका निभा पाया है। रूस से तेल खरीदने पर भारत को धमकाने के बाद अमेरिका ने अब सफाई दी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि रूसी पाबंदियों पर बाइडेन प्रशासन के मुख्य शिल्पकार भारतीय मूल के दलीप सिंह ने नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारत को कोई चेतावनी नहीं दी थी। प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि मैं उसे चेतावनी की श्रेणी में नहीं रखूंगी। याद रहे, दलीप सिंह ने कहा था कि अगर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करता है तो भारत को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि रूस उसकी मदद के लिए आगे आएगा। अमेरिकी डिप्टी एनएसए के इस बयान को यूक्रेन रूस युद्ध में भारत की तटस्थता के कारण बाइडेन प्रशासन की तिलमिलाहट के तौर पर देखा गया था। दरअसल अमेरिका रूस के खिलाफ भारत का साथ पाने के हर दाव के फेल होने से बौखलाया हुआ है, लेकिन अब वह बैकफुट पर है क्योंकि अमेरिका जानता है कि वह भारत को नाराज कर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खुद को एक ताकतवर मुल्क के रूप में स्थापित नहीं कर सकता। एशिया के कई इलाकों में अमेरिकी सेना तैनात है, लेकिन चीन के खिलाफ उसे भारत के साथ की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। ऐसे में अगर भारत नाराज होता है तो अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी तक भारत ने रूस और अमेरिका के बीच किसी का पक्ष न लेते हुए तटस्थ रहने की कोशिश की है। ऐसे में अगर भारत रूस का पक्ष ले लेता है तो अमेरिका के प्रतिबंधों का कोई असर नहीं होगा। वहीं इसे पूरी दुनिया में अमेरिकी कूटनीति का बहुत बड़ा फेलियर माना जाएगा। इस वक्त ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति काफ़ी चर्चा में है। अक्षता मूर्ति सेल्फ मेड के टेक अरबपति और इन्फोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति की बेटी है। अक्षता की मां और नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति एक बिजनेसवुमन, एजुकेटर, लेखिका और फिलैंथ्रोपिस्ट होने के साथ इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी है। अक्षता ने 2010 में अपना खुद का फैशन लेबल अक्षता डिजाइन्स बनाया था। 2011 के वोग प्रोफाइल के अनुसार वह भारतीय और पश्चिम के फ्यूजन वाले कपड़े बनाने के लिए दूर दराज के गाँव में आर्टिस्ट के साथ काम करती है। अक्षता वेंचर कैपिटल फर्म कैटामारन यूके की निदेशक भी है। इसकी स्थापना उन्होंने सुनक के साथ 2013 में की थी। पेशे से फैशन डिजाइनर अक्षता का जन्म 1980 में भारत में हुआ। 2009 में उनकी शादी ऋषि सुनक से हुई। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना के मुताबिक 42 वर्षीय अक्षता मूर्ति के पास इन्फोसिस के लगभग $1 अरब के शेयर है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अक्षता को पिछले साल इन्फोसिस से डिविडेंड के तौर पर 1.16 करोड़ पाउंड मिले। उनकी यह दौलत उन्हें ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से भी अधिक अमीर बनाती है। अक्षता और ऋषि के पास कम से कम 4 प्रॉपर्टी है, जिनमें लंदन के अपस्केल केसिंगटन में 70 लाख पाउंड का 5 बेडरूम का घर और कैलिफोर्निया के सांता मोनिका में एक फ्लैट शामिल है। ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति की मुलाकात अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, जब अक्षता MBA कर रही थी। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो। बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।